अब हम पढ़ेंगे सी एफ टी मतलब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और लास्ट थ्योरी है। इसके और वीबीडी के आंसर सेम होते हैं, सेम तरीके से ही सेम तरह के क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या होता है, सीएफटी का बताता है मैग्नेटिक मूवमेंट बताता है। इसने क्या करा, इसने मेटल को पॉजिटिव माना और लिगांड को इसने नेगेटिव माना, क्योंकि लिगांड क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। तो इलेक्ट्रॉन है तो इस पर नेगेटिव चार्ज होगा, और मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि मेटल क्या होता है, लोन पे रिसेप्टर होता है, और रिसेप्टर होता है तो वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसको इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये बेस्ड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे, मतलब मेटल को उसने प्लस माना तो प्लस क्यू की तरह मान लिया और माइनस क्यू की तरह मान लिया, तो एक इलेक्ट्रोस्टैट्स की तरह बन चुका है, प्लस क्यू माइनस क्यू, बस इतना ही है। फिर क्या हुआ, वैन लिगांड अप्रोच करता है मेटल को, जब लिगांड मेटल के पास जाता है अपना लोन पेयर देने, तो एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल करती है, इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि मेटल के पास जो लिगांड होता है वो माइनस होता है, क्योंकि इस पर क्या होता है, लिगांड के पास माइनस इलेक्ट्रॉन होते हैं, और मेटल के डी ऑर्बिटल में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं, रिपल्शन की वजह से डी ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज होती है। तो इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ डी इज अनसिमेट्रिकल विच कॉज स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल। जो एनर्जी इंक्रीज करती है डी के अंदर वो अनसिमेट्रिकल, और जो कॉज कर देती है स्प्लिटिंग इन डी ऑर्बिटल, जिससे क्या होती है, स्प्लिट होती हैं दोनों एनर्जीज। अभी हम स्प्लिटिंग ही पढ़ेंगे, दो उसमें पढ़ेंगे। अभी स्प्लिटिंग की वजह से दो अलग अलग एनर्जी लेवल पे चले जाते हैं, स्प्लिटिंग की वजह से ही कलर शो करता है। तो नेचर ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड करती है टाइप ऑफ अटैक पे, कि टाइप ऑफ अटैक कैसा हुआ है, ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर। तो हमारे सिलेबस में वैसे तो ऑक्टाहेड्रल दे रखा है, जो कि वही इंपॉर्टेंट है, और स्क्वायर प्लेनर भी पढ़ना है और टेट्राहेड्रल भी पढ़ना है। तो स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल हम देखेंगे, तो ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 6। अब अगर हम देखा जाए कि डी होता है तेरा, डी ऑर्बिटल्स पड़े हुए हैं, डी जनरेटिव मतलब सारे एक लाइन में है, डी जनरेटिव डी ऑर्बिटल पड़े हुए हैं, फ्री स्टेट में ध्यान रखियो। अब क्या हुआ, इसके पास क्या हुआ, लिगांड आया तो लिगांड बहुत दूर से आ रहा है, तो बहुत दूर से आ रहा है तो वो गोल सा दिखेगा, तो स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, और दूर से आ रहा है तो उसे पता नहीं कितने हैं, तो इन्फिनाइट लिगांड भी दिखेंगे। अब इन्फिनाइट इसके पास लिगांड आए तो ये डर गया, इसने रिपल्शन कर इलेक्ट्रॉन, अगर हाँ सॉरी आए तो उसने क्या हुआ, लिगांड आया, लिगांड मेटल के पास आता है तो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और जो लिगांड के इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें क्या हुआ, रिपल्शन हुआ, एनर्जी बढ़ी, स्प्लिट हो गए। तो कौन कौन स्प्लिट हो गया, एक्सियल वाला ऊपर चला गया, नॉन एक्सियल वाला नीचे आ गया, नीचे वाले को T2G बोला, ऊपर वाले को EG बोला, इन दोनों के बीच के गैप को डेल्टा ओ बोला, डेल्टा ओ को क्या बोला, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल बोला, और इसके बीच में क्या होता है, ये एनर्जी जीरो होती है, इसे बोलते हैं बेरी सेंटर। अब ऊपर जा रहे हैं तो ये जीरो है, तो ऊपर जाएंगे तो प्लस होगा, नीचे आएगा तो माइनस होगा। अब ये ऊपर ज़्यादा एनर्जी इंक्रीज हो गई है तो +0.6 आ गया, नीचे वाली कम हो गई है तो 0.4 आ गया। अब एक क्वेश्चन बनता है कि क्या T2 की एनर्जी डी ऑर्बिटल के फ्री स्टेट से ज़्यादा होती है। हाँ, T2G यहाँ पर है, और ये डायग्राम अपने आप में ही बहुत कुछ बोलता है, और ये एनसीईआरटी में दे रखा है, क्योंकि T2G यहाँ पे दे रखा है और ये फ्री स्टेट वाला यहाँ पर है, और T2 यहाँ पर है, एनर्जी यहाँ पे है, तो T2G ऊपर है, फ्री स्टेट नीचे है, तो T2 की एनर्जी फ्री स्टेट के डी ऑर्बिटल से ज़्यादा होती है, ध्यान रखियो। पहले ये यहाँ पर होता है, फिर ये यहाँ जाके फिर यहाँ टूटता है, ठीक है ना। अब हमें देखना है कि ये डेल्टा ओ मतलब होता है, अगर डेल्टा ओ ज़्यादा होगा पी से, और पी क्या होता है, पेयरिंग एनर्जी, डेल्टा ओ तो ओ क्या होता है, स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो अगर डेल्टा ओ ज़्यादा है पी से तो उसे बोलेंगे स्ट्रॉन्ग लिगांड, और स्ट्रॉन्ग लिगांड में पेयरिंग हो जाती है। अगर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है डेल्टा ओ से तो वीक लिगांड बोलेंगे, उसमें पेयरिंग एनर्जी नहीं होती है। अभी डेल्टा ओ ज़्यादा है मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब डेल्टा ओ 1000 दे रखा होगा, और पी कितना दे रखा होगा तेरा, पी मान ले 500 दे रखा होगा, तो डेल्टा ओ ज़्यादा है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगांड है, तो तुम्हें पेयरिंग करानी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन को अप्रोच करना पड़ेगा, ठीक है। तेरी होगी सरेआम तेरे यार ने, कड्डू आंड पांडू नहीं हो तेरे बोलांगे, ठीक है ना। अब एक होता है डेल्टा ओ मतलब गैप ज़्यादा है, अगर गैप ज़्यादा है तो जैसे कि तू इलेक्ट्रॉन भर रहा है 1 2 3, अब गैप ज़्यादा तो ऊपर जाने में कष्ट होगा, तो वो अंदर ही भर देगा। तो डेल्टा ओ मतलब मान ले गैप, डेल्टा ओ मतलब गैप, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर, डेल्टा ओ मतलब मान ले गैप, मतलब गैप ज़्यादा तो इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा, EG में जाने में पैसा ज़्यादा लगेगा, तो T2G में ही रिपीट हो जाएगा, पेयरिंग करा देगा। अबे इसको भी छोड़, EG में जाने में पैसा ज़्यादा नहीं लगेगा, इसको छोड़ दे। बहुत ऊपर है तो वो जा नहीं पाएगा, और जा नहीं पाएगा तो वो दोबारा आपस में पेयरिंग करा लेगा, पर पेयरिंग एनर्जी ज़्यादा है मतलब डेल्टा ओ कम है, मतलब गैप कम है तो वो आसानी से ऊपर चले जाएगा, तो पेयरिंग नहीं होगी, समझ गया, ठीक है ना। तो T2G में ही रिपीट हो जाएगा। तो हमें डेल्टा ओ को बस याद कर ले कि डेल्टा ओ मतलब गैप ज़्यादा तो ऊपर नहीं जा पाएगा तो पेयरिंग हो जाएगी, और डेल्टा ओ ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, समझ गया ना। अब स्ट्रॉन्ग पेयरिंग में कैसे होगा, लिगांड में रास्ता कैसे बनेगा, इलेक्ट्रॉन भरने का रास्ता कैसा होता है,
T2G, फिर T2G में ही रिपीट होगा, फिर EG में जाएगा, फिर EG में, क्योंकि पेयरिंग होगी, इसमें पेयरिंग नहीं होगी, तो T2G में, फिर EG में, फिर T2G में, फिर EG में, ठीक है ना। अब इसमें देखेंगे अगर D1 D2 और D3 होगा, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन होगा, तो स्ट्रॉन्ग हो या वीक लिगांड हो, कोई सा भी हो, क्योंकि 3 ही तो भरने हैं, तो पेयरिंग तो चौथे इलेक्ट्रॉन में होती है ना, क्योंकि 3 यहाँ भरेगा, माने तो 1 2 3 भरा, तो चौथा जब भरेगा तभी तो यहाँ पेयरिंग भरनी है, चौथा यहाँ भरना है, तभी तो होगा ना। तो इन सब में तो T2G1 EG0 T2G2 T2G3 EG0 आएगा। D4 में वीक लिगांड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग नहीं होगी तो EG में भर जाएगा, ऊपर चले जाएगा। अगर स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा तो पेयरिंग होगी तो EG में नहीं आएगा। फिर D5 होगा तो पेयरिंग हो जाएगी तो ऊपर चले जाएगा, स्ट्रॉन्ग लिगांड में नहीं आएगा। वीक लिगांड होगा तो ऊपर चले जाएगा, इसमें आएगा नहीं आएगा, समझ रहा। फिर क्या होगा तेरा D7 में होगा, वीक लिगांड होगा तो ऊपर चले जाएगा, इसमें नहीं आएगा। फिर D8 D9 और D10 के अंदर T2G6 और T2G6 हो जाएगा, क्योंकि सारे भर जाएंगे। अब फिर EG2 EG3 और EG3 आएगा, समझ गया। पहले स्ट्रॉन्ग लिगांड वाले पेयरिंग करके T2G में भर, फिर EG में भरते हैं। वीक लिगांड में पेयरिंग नहीं होगी तो T2G के बाद फिर EG में भर, फिर मजबूरी में T2G में दोबारा जाकर पेयरिंग करनी पड़ेगी। D1 D2 3 और D8 और D9 सेम होते हैं, सेम है, मान देखना T2G T6 और D सेम है, बस ये बढ़ रहे हैं, ये भी सेम है, ये देख सेम है ये वाले, ठीक है। तो हमें बस क्या करना है, हम इसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मैं बताता हूँ तेरे को, एक क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब इससे क्वेश्चन कैसा आता है कि हमें जो वीक लिगांड है और स्ट्रॉन्ग लिगांड हमें क्यों जानना है, क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन है क्रोमियम +2 में ऑक्टेट्राइडली सराउंडेड इन अ कॉम्प्लेक्स फॉर्म विच डेल्टा ओ दे रखा है 15 और पी दे रखा है 100, तो पी ज़्यादा है डेल्टा ओ से, तो पी ज़्यादा होता है डेल्टा ओ से, तो वीक लिगांड है, वीक लिगांड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो क्रोमियम +2 किस में होता है, D4 में होता है, 3D4 होता है, और 3D4 अगर वीक लिगांड में है पेयरिंग होगी नहीं, पेयरिंग नहीं होगी तो कैसे बनेगा 3 और EG1 में जाएगा, इसमें M3 आएगा और N1 आएगा, M1 आएगा। फिर ये फॉर्म लगाएंगे और सॉल्व करेंगे, इससे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। और अगर हमें ये नहीं देखना तो हम क्रोमियम +2 D4 कैसे सॉल्व करते थे, वो डब्बे में आके 5 D4 फिर स्ट्रॉन्ग लिगांड दिखते थे, एक ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होता है। फिर फैक्टर इफेक्ट कौन करते हैं, स्प्लिटिंग को नेचर ऑफ लिगांड इफेक्ट करता है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, ये पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है। और ऐसे क्वेश्चन आया हुआ है 2020 में कि ऑर्डर ऑफ डोनेशन स्ट्रेंथ क्या है, कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग लिगांड कौन सा है, मतलब स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, ऑर्डर ऑफ डोनेशन स्ट्रेंथ, और डोनेशन कौन करता है, लिगांड करता है, तो डोनेशन की स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड कौन है, जो है CO फिर CN, कार्बन डोनर, नाइट्रोजन डोनर, ऑक्सीजन डोनर और हेलोजन, तो CNOX हो गया, तो CO फिर CN माइनस फिर EN NH3 DTA NCS माइनस H2O C2O5 OH2 ये सब हो गया। 2020 में कौन कौन से आए थे, CN माइनस आया था, C2O42 माइनस आया था, F माइनस आया था और SCN आया था। ये ध्यान रखियो, ये NC माइनस है और ये SCN माइनस है, ठीक है ना। ये ऑर्डर पूछा था तो उसमें से कि F माइनस आगे था, SCN माइनस पीछे था, इसमें बस था चेंज, फोर्थ ऑप्शन सही का था। फिर हमें एक और फैक्ट करता है स्प्लिटिंग को, चार्ज ऑन सेंटर मेटल आयन, अगर सेंटर मेटल पे चार्ज ज़्यादा है तो मेटल की स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी और डेल्टा ओ भी ज़्यादा होगा तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। अगर चार्ज ज़्यादा है तो डोनेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और डोनेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होगा, समझ रहा है। अगर देखिए जैसे कि ये K3 Fe+3 में और Fe+2 में है, इस पर चार्ज ज़्यादा है तो इस CN की क्या होगी तेरी डोनेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, ये स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होगा। अगर हम देखा जाए तो ये CN में ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड है इस वाले CN से, तो मेटल लिगांड कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो, हाँ मेटल लिगांड और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम हो तो चार्ज ज़्यादा तो डोनेशन स्ट्रेंथ ज़्यादा तो स्प्लिटिंग भी ज़्यादा होगी। फिर थर्ड इफेक्ट आता है हमारा Z इफेक्टिव ऑन सेंटर मेटल आयन, 3D 4D और 5D सीरीज में नीचे जाने पर साइज बढ़ता है। Z इफेक्टिव इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, पर यहाँ पे एक्सेप्शन मान ले कि Z इफेक्टिव बढ़ता है, नीचे आने पे Z इफेक्टिव बढ़ रहा है, यहाँ पे मान लिया गया है। तो Z इफेक्टिव बढ़ा तो डेल्टा ओ बढ़ा, डेल्टा ओ मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ी तो स्प्लिटिंग बढ़ी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है NiCl4 PdCl4 और PdCl4, ये 3D सीरीज़ का है, 4D सीरीज़ का है, 5D सीरीज़ का। तो नीचे आने पे Z इफेक्टिव बढ़ेगा तो स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ेगी, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी, T2G EG बहुत दूर दूर हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखा जाए तेरा PT और PD कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में +2 में होते हैं और +2 में होते हैं और स्क्वायर प्लेनर होते हैं, DsP2 होते हैं। Zn Zg कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में sp3 टेट्राहेड्रल होते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में होते हैं, ये तो लिखा हुआ पीछे, ये ध्यान रख लो कि ये स्क्वायर प्लेनर में होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो और +2 में होते हैं। होगी सर हाँ। और फिर होती है चौथी ज्योमेट्री स्प्लिटिंग,
ऑर्डर कौन कौन सा है, स्क्वायर प्लेनर की स्प्लिटिंग सबसे ज़्यादा होती है, फिर ऑक्टाहेड्रल की, फिर टेट्राहेड्रल की। SOT स्प्लिटिंग में मैक्सिमम किस्म होती है, स्प्लिटिंग एनर्जी स्क्वायर प्लेनर में होती है, और इसकी हमें ध्यान में रखनी है। इसका एक एनर्जी का ऑर्डर है DZ² वाला, दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा किस्म होती है स्क्वायर प्लेनर में, फिर ऑक्टाहेड्रल में, फिर टेट्राहेड्रल में। तो इसमें देखा जाए Ne, फिर NiCN6, NiCl4, फिर DsP2 स्क्वायर प्लेनर है, ये ऑक्टा है और टेट्रा है, तो स्प्लिटिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा इसमें होगी, ठीक है। अब इससे न्यूमेरिकल कैसे आता है, इससे पूछेंगे कैलकुलेशन ऑफ CFC की फॉर्मूला है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, ना कि स्प्लिटिंग एनर्जी। इसका फॉर्मूला होता है N - 0.4 इंटू डेल्टा O प्लस M 0.6 डेल्टा O प्लस X इंटू P। और ये क्या होता है, N क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन D2G, M क्या होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, डेल्टा O स्प्लिटिंग एनर्जी, P स्प्लिटिंग एनर्जी, X क्या होता है नंबर ऑफ न्यू पेयर्स ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगांड, नो कि वीक लिगांड। इन वीक लिगांड में पेयरिंग तो होती ही नहीं है, ठीक है ना। तो स्ट्रॉन्ग लिगांड की वजह से ही न्यू पेयर्स बनते हैं। अगर पेयर अपने आप बन रहा है तो उसे नहीं लेंगे, जो न्यू पेयर जबरदस्ती बनाए जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग लिगांड की वजह से उसे लेंगे। तो XP तो हमेशा 0 होगा वीक लिगांड के केस में, क्योंकि वीक लिगांड के केस में 0 होगा ऑलवेज, क्योंकि न्यू पेयर अपने आप बनेंगे ही नहीं ना, वो जबरदस्ती पेयरिंग होगी, समझ रहे हैं ना। न्यू पेयर मतलब स्ट्रॉन्ग लिगांड की वजह से बने, तो X क्या होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग लिगांड, तो वीक लिगांड में तो 0 होगा। अब जैसे कि दे रखा है D4 इन वीक लिगांड, तो पेयरिंग होगी नहीं, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन नीचे बनेंगे, फिर एक ऊपर भरा जाएगा, ठीक है ना। तो T2G3 आएगा और EG बनाएगा, तो N3 हो गया, M1 हो गया, फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा। D4 अगर पूछा जाए स्ट्रॉन्ग लिगांड में, तो D4 है मतलब स्ट्रॉन्ग लिगांड है, तो पेयरिंग होगी, तो 1 2 3 भरा, फिर चौथा भी यहीं भर जाएगा, तो एक ही न्यू पेयर बन गया, तो 1P आ गया, सेम फॉर्मूला लगाया, सॉल्व करा। D6 इन वीक लिगांड में देखा जाए तो वीक लिगांड में पेयरिंग होगी नहीं, तो 1 2 3 4 5 और नीचे 6, तो एक नीचे न्यू पेयर नहीं, वीक लिगांड में पेयर तो बनता ही नहीं है, तो वो 0 आएगा, क्योंकि वो अपने आप बना, जबरदस्ती नहीं करा गया, अपने आप बना है। सॉल्व करा, आंसर आ गया। D6 इन स्ट्रॉन्ग लिगांड में देखा जाए तो 1 2 3 4 5 और छठा, हाँ इसमें क्या होंगे तेरे 3P नहीं होगा 2P होगा, कैसे। और ये नीट में आया हुआ था, नीट में 3P ही माना गया था, पर 2P होगा, क्योंकि ऑप्शन में 2P नहीं था, इसलिए इन्हें 3P ही मानना पड़ा जानबूझ के, मतलब 3P नहीं 2P आंसर वैसे तो, पर नीट वालों ने 3P माना था, बिकॉज 1 पेयरिंग है, तो वीक लिगांड में अपने आप हुई है। तो जैसे कि ये देखा जाए D6 इन स्ट्रॉन्ग लिगांड में पेयरिंग 1 2 3, फिर 4 तो अपने आप ही आएगा ना, फिर 4 तो अपने आप ही आया है, फिर जबरदस्ती पेयरिंग कराई है 5 और 6, तो 2P यहाँ पे आएगा, ना कि 3P। पेयरिंग हमें पेयर और न्यू पेयर में फ़र्क पता होना चाहिए, ये न्यू पेयर जबरदस्ती वाले हैं और ये पेयर अपने आप बना है, न्यू पेयर जबरदस्ती वाले हैं, ठीक है ना। तो न्यू पेयर क्या होते हैं स्ट्रॉन्ग, या तो ऐसा कर ले, न्यू पेयर कैसे निकालते हैं, न्यू पेयर स्ट्रॉन्ग लिगांड वाले पेयर माइनस वीक लिगांड वाले पेयर। तो D6 स्ट्रॉन्ग लिगांड में निकाल, 3 पेयर आ गए, और वीक लिगांड में निकाल तो 1 पेयर आ गया, 3 - 1 2 पेयर, तो न्यू पेयर ऐसे निकाल ले, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स। अगर स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स पता चलती है, और ये पेपर में हम एक क्वेश्चन में यूज होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, चार्ज और मेटल, जिसके चार्ज जब ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी, उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, जैसे कि +3 और +2 तो उसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी। स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रॉन्ग लिगांड, तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होगा CN स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में Cl से, तो वो ज़्यादा बड़े कॉम्प्लेक्स होगा। चिलेशन रिंग फॉर्मेशन सबसे डोमिनेटिंग रूल होता है इन दोनों से, चिलेशन रिंग फॉर्मेशन करता है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, जैसे कि H2 और EN है, EN बाइडेंटेड लिगांड है, 5 मेंबर की रिंग फॉर्मेशन करता है, तो ये क्या होता है सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और ये पेपर में यूज़ होता है ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना। फिर आती है एक आता है जरा स्टेबिलिटी कांस्टेंट, ये एनसीईआरटी क्लास चैप्टर में दे रखा है, न्यू लेटेस्ट एनसीईआरटी में कट चुका है। इसमें क्या होता है स्टेबिलिटी कांस्टेंट में वैल्यू दे रखी होगी गिवन कांस्टेंट की, जिसकी स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा देगा वही जब से उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बस जैसे कि इसकी 6 दे रखी है, तो C3 वाला कॉम्प्लेक्स की मैक्सिमम स्टेबल होगा। अब हम देखते हैं कलर इन कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स जनरली क्या होते हैं कलरफुल होते हैं ड्यू टू डी ट्रांजिशन। डी ट्रांजिशन का होता है इलेक्ट्रॉन का ऊपर नीचे जाना, फिर ऊपर से जाके नीचे जाओ करना लाइट, फिर नीचे आते हैं तो लिमिट करते हैं, तो वही डी ट्रांजिशन होता है। तो D10 और D0 कलरलेस होते हैं और डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि D0 में इलेक्ट्रॉन होता नहीं है ऊपर नीचे करने के लिए, और D10 में जगह नहीं होती है, भरे होते हैं सारे, तो ऊपर नीचे कहाँ करेंगे। तो अब हम देखते हैं एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, और ये लैम्डा क्या होती है ऑब्जर्व वेवलेंथ है।
तो यहाँ से ये होता है डेल्टा ओ, जनरली लाइज इन विजिबल रीजन, कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड। तो एक आती है स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है तो लैम्डा घटता है। क्या बोला मैंने? स्प्लिटिंग एनर्जी बढ़ती है तो लैम्डा घटता है। डेल्टा ओ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड। क्या बोला मैंने? जो डेल्टा ओ होता है मतलब स्प्लिटिंग एनर्जी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड होती है। तो जो डेल्टा ओ है वो स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड है, वो स्प्लिटिंग एनर्जी। डेल्टा ओ क्या होता है? डेल्टा ओ होता है स्प्लिटिंग एनर्जी इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो डेल्टा ओ एक एनर्जी ही तो है, स्प्लिटिंग एनर्जी ही तो है। तो डेल्टा ओ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड हो गया, जो कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा हो गया। तो एक एग्जांपल आता है TiH2O6Cl3 को हीट करा, TiCl3 बना। तो ये तो नॉर्मल सोल्ट होगा, कॉम्प्लेक्स सोल्ट तो है नहीं, कॉम्प्लेक्स तो ये है। ये डी ट्रांजिशन कर रहा है, वॉलेट लगा होता है, ये कलरलेस होता है। ऐसे एक ब्लू विट्रियल होता है, कॉपर सल्फेट 5H2O कॉपर सरफेस, ये कलरलेस आता है, नॉर्मल सॉल्ट है, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट है, डी ट्रांजिशन कर रहा है। इसमें क्या होता है 5H2O के अंदर ये 1 2 3 4 तो कोवलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखा है और एक H2O ने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रखा है। तो 4H2O कोऑर्डिनेट बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, एक H2O हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स का अंदर देखते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। तो हमें क्या कर रखा होगा? हमें λ1 λ2 λ3 λ4 दे रखा होगा और हमें बोलेगा कि कौन सा कैसा है। तो इसके अंदर देखना पड़ेगा लिगांड कैसा है। CN है, EN है, फिर H2 है, फिर F6 है। तो हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमने पढ़ना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग एनर्जी जो एनर्जी होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होती है, और स्प्लिटिंग एनर्जी ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा ओ होती है। डेल्टा ओ क्या है? स्प्लिटिंग एनर्जी तो है, और स्प्लिटिंग एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड होती है, स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है ना। तो जो स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होगा वो हाई एनर्जी वाला कलर ऑब्जॉर्व करता है, मतलब वो हाई एनर्जी वाला होता है, ठीक है ना। तो स्प्लिटिंग एनर्जी जिसकी ज़्यादा होगी वही स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड होगा। तो CN की सबसे ज़्यादा एनर्जी होगी तो E1 सबसे ज़्यादा होगा। फिर इसके बाद CN के बाद स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड EN है, फिर H2 है, फिर F है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में देख ले तो फिर E1 के बाद फिर E2, फिर E3, फिर E4। तो सबसे ज़्यादा E1, E2, फिर E3, E4, फिर इसका उल्टा होता है लैम्डा। तो λ4 λ3 λ2 आंसर आ गया, ठीक है। अब हम देखते हैं रूबी रेड होता है और इमर्ल्ड ग्रीन होता है, क्रोमियम +3 और क्रोमियम +3 इन बी वाला और ये L2O3 में, ठीक है। अब आता है तेरा ऑब्जॉर्व कलर कैसे निकालते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑब्जॉर्व कलर से पता चलता है, ठीक है ना। ऑब्जॉर्व कलर में ही एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा ऑर्डर निकालेगा। देख विबग्योर है, विबग्योर में V और I को एक यूनिट मानना है। VI हो गया, फिर B, फिर G, फिर Y, फिर O, फिर R। तो विबग्योर इंडिगो को एक यूनिट मानना है। हम जो कलर देखते हैं वो हम रिफ्लेक्टेड कलर देखते हैं, और हमसे पूछेगा ऑब्जॉर्व कलर क्या है, ठीक है ना। तो ब्लू कलर देख रहा है, हाँ। तो जैसे कि मान ले ब्लू कलर है, ब्लू कलर तो को दिख रहा है, मतलब तू ब्लू कलर देख रहा है, तो ऑब्जॉर्व कलर क्या होगा? तो ऑब्जॉर्व कलर क्या होता है? 2 छोड़कर ऑब्जॉर्व वाला होता है। तो जैसे तू ब्लू कलर देख रहा है तो 2 छोड़ दे, ग्रीन छोड़ दे, येलो छोड़ दे, तो तू ऑरेंज ऑब्जॉर्व वाला देख रहा होगा। तो ऑब्जॉर्व कलर कौन सा होगा? नहीं, ऑब्जॉर्व वाला देख नहीं रहा होगा तू, हम तो रिफ्लेक्ट कलर देखते हैं। तो ऑब्जॉर्व वाला कौन सा होगा? ऑरेंज होगा, ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग लिगांड हाई एनर्जी वाला कलर ऑब्जॉर्व करता है, वो इस कॉन्सेप्ट पे रिलेटेड है। NiEN2H2O2Cl2, इसमें कलर दे रखा है इसमें रिफ्लेक्टेड ब्लू, ठीक है ना। तो इसमें क्या ही है, इसमें हमें ये दे रखा है ब्लू वायलेट, हमें तो ब्लू इसका है नहीं, हमें मैच द कॉलम करना है। यहाँ पे मान ले यहाँ ब्लू वायलेट ऐसे मैच द कॉलम दे रखा है। तो ये क्या है तेरा स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड कौन सा है? EN है, और स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड हाई एनर्जी वाला कलर ऑब्जॉर्व करता है, और यहाँ इधर जाने पे लैम्डा बढ़ता है तो एनर्जी घटती है। EN3 स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड है, और स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड है तो ब्लू वॉलेट ग्रीन में से सबसे हाई एनर्जी वाला इसका होगा, ठीक है ना। तो वॉलेट की तरह एनर्जी हाई होगी क्योंकि इधर जाने पर एनर्जी घट रही है, तो वॉलेट की तरह एनर्जी हाई होगी। तो वॉलेट किसका होगा? इसका होगा, और इसका वॉलेट होगा तो ऑब्जॉर्व वाला कौन सा होगा? 2 छोड़कर, तो B G छोड़कर Y आ जाएगा, येलो, ठीक है ना। अब इसके बाद सेकंड कौन सा आता है? स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड कौन सा होगा? ये वाला होगा, क्योंकि इसमें EN2 है और EN2 है तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो विबग्योर के बाद कौन सा है? ब्लू आ रहा है, तो इसका ब्लू हो गया, और जो छोड़ के पूछा तो ऑरेंज हो गया, ठीक है ना। अब जैसे कि दे रखा है थर्ड वाला, तो इसकी ये क्या है? वीकेस्ट लिगांड है, तो इसकी एनर्जी क्या होगी? कम होगी। तो एनर्जी में ब्लू वायलेट ग्रीन में सबसे एनर्जी कम किसकी है? ग्रीन की है, क्योंकि वो इधर आ रहा है। तो ग्रीन वाला किसका होगा? इसका होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगांड हाई एनर्जी वाला जॉब करता है। स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड EN3 है, इनमें से सबसे हाई एनर्जी किसकी है? वॉयलेट की, तो इसका ये होगा। इसका ऑब्जॉर्व अगर ये है तो ऑब्जॉर्व वाला कौन सा होगा? येलो होगा, ठीक है। ऐसे करना है सॉल्व।
अब आता जरा EAN, इसे बोलते हैं हम इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेटल आयन का EAN आने वाली नॉवल गैस के बराबर आ जाए। क्या बोला इसने? मेटल का EAN आने वाली नॉवल गैस के बराबर आ जाए, उसके एटॉमिक नंबर के बराबर। तो EN रूल फॉलो कर रहा है। जैसे कि FeRN है, मेटल है, ये N4 पीरियड का है, तो जो इसका EAN आएगा ना, वो N4 पीरियड की ही एटॉमिक नंबर नॉर्मल गैस क्रिप्टॉन के बराबर आएगा। तो EN रूल फॉलो कर रहा है। EN कैसे निकालते हैं? एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल माइनस ऑक्सीजन स्टेट प्लस इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगांड। जैसे K4FeCN6 है, तो लिगांड कितने हैं? 6 लिगांड है, तो 6 लोन पेयर होंगे, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12 होंगे, होगी एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो Fe+2 में है, तो Fe+2 की कितनी हो जाएगी? एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा? 26, माइनस ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी? 2, और प्लस इलेक्ट्रॉन गेन फ्रॉम लिगांड प्लस 12, तो ये सॉल्व करने पे आएगा 36। और FeN4 पीरियड का होता है, और उसी पीरियड की N4 की एटॉमिक नंबर का क्रिप्टॉन होती है, और उसका भी एटॉमिक नंबर कितना होता है? 36 होता है। तो ये 36, तो EN रूल फॉलो कर रहा है। अब NiCO4 है, इसमें से Ni क्या है? निकल, ऑक्सीजन स्टेट 0 है, ठीक है। Ni क्या है? 0 ऑक्सीजन स्टेट है, तो Ni 0 ऑक्सीजन स्टेट में कितना होता है? Ni की ऑक्सीजन स्टेट 0 है, वो होता है 28, 28 माइनस 0 प्लस 4 लिगांड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन 36 आया, और 8 36 आया, और निकल का ही उसी पीरियड की नोबल गैस क्रिप्टॉन होती है, और वो भी 36 होती है, तो EN रूल फॉलो कर गया। FeCO5 है, FeCO5 में Fe0 में है 26 होता है, तो 3d6 4s2 हो गया, तो 26 है, तो 26 आ गया। ऑक्सीजन स्टेट 0 है, तो -0, और 5 लिगांड है, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 10, तो 5 × 2 10 जाएंगे। ये सॉल्व आ रहा 36। Fe4 पीरियड का है, तो उसी नॉर्मल गैस आती है क्रिप्टॉन, उसको तो दोनों बराबर हो गए, तो EN रूल फॉलो कर गया। ऐसे वाला कर लियो। अब एक ये आता है MnCO6, तो Mn की CO6 में क्या है? Mn 0 स्टेट में है, और Mn 0 स्टेट में 25 होता है, माइनस ऑक्सीजन स्टेट 0, 6 लिगांड है, तो 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो कितना हो जाएगा? 37 जाएगा। पर ये तो 37 आ रहा है, पर हमें पता है कि Mn 4th पीरियड का है, तो उसकी अगली क्रिप्टॉन गैस हो जाएगी, उसका एटॉमिक नंबर 36 होता है, तो इसे 36 बनाने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो 36 बन जाएगा। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन निकाला, तो वो उसे बोलेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा जो इसके बराबर करेगा क्रिप्टॉन के, और EN रूल फॉलो कर गया। अब ऐसे ही होता है तेरा वेनेडियम कॉपर 6 में होता है, कोबाल्ट 6 में, कार्बोनाइल 6 में, तो Vi की ऑक्सीजन स्टेट हो गई 0, तो ये 23 हो गया, 23 ऑक्सीजन स्टेट 0 -0 6 है, तो लिगांड, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 12, तो सॉल्व करने में कितना आएगा? 35। इसमें एक इलेक्ट्रॉन प्लस करा तो कितना हो जाएगा? 36, तो एक इलेक्ट्रॉन प्लस करा तो हो जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। 36 है, तो 36 क्रिप्टॉन के बराबर EN रूल फॉलो कर गया, ठीक है। ऐसे ही तुम सॉल्व कर लियो। और हाँ, एक हाँ ये रखा है, जैसे कि ये तो बस एक V था, Mn था, Cr था, Fe था, ये सिर्फ एक थे। अगर 2 आ जाए, डायमर में आ जाए, तो Mn2 हो गया, तो डायमर का कैसे सॉल्व करेंगे? डायमर के लिए सॉल्व कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो Mn क्या है? 0 स्टेट में है, 25 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 हो गया। ऑक्सीजन स्टेट 0 है, 10 ये हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने जाएंगे? 2, और +2 भी करेंगे, क्योंकि 2 मेटल के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन, क्या बोल रहा है यहाँ? +2 करना पड़ेगा, ध्यान रखियो। फिर +2 से डिवाइड बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 मेटल के बीच में डिवाइड कर दिया, समझ जाओ यार। फिर आता था ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होते हैं? जो कि कार्बन क्या होता है? डायरेक्टली मेटल से अटैच होता है, तो मेटल और कार्बन के बीच में सिग्मा बॉन्ड भी होता है, कार्बन मेटल के बीच में पाई बॉन्ड भी होता है, और दोनों भी होते हैं। तो सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड कौन से हैं? ये 4 हैं, इसमें से ये याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले, याद कर ले। और एक ये है TiCl4 R3 जिगलर नाटा कैटलिस्ट। पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कौन से हैं? फेरोसिन, कोबाल्टोसिन, लुथरेसिन, जी सॉल्ट। और जी सॉल्ट पे IQ में पूछा गया था KPTCl3 C2H4 या CH2 बोल ले। और इसका IUPAC नेम अगर तू करेगा तो पोटेशियम ट्राईक्लोरो ईटा 2 इथेन प्लेटिनेट 3 आएगा। और ये कैसे IUPAC के नेम कैसे निकालते हैं बताता हूँ तेरे को भी। और एक होता है तेरा सिग्मा प्लस पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। इसमें क्या होते हैं? ऑल मेटल कार्बोनाइल्स आते हैं, निकल कोबाल्ट 4 में और Fe कोबाल्ट 5 में, ये पांचों आते हैं, ये सारे ऑल मेटल कार्बोनाइल्स आते हैं। और अब देखते हैं बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनाइल्स। इसका NCERT में डायग्राम दे रखा है, वो कौन सा डायग्राम है? ये वाला डायग्राम दे रखा है, सिनर्जिक बॉन्डिंग इन कार्बोनाइल्स कॉम्प्लेक्स। तो ये वही है
ये कार्बन, ये है मेटल, कार्बन मेटल से सिग्मा से दे रहा है पर ले भी रहा है पाई कोऑर्डिनेट से। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है मेटल के पास, उसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है और उसकी बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग इज वीक बैक बॉन्डिंग इज इक्वल टू पाई कोऑर्डिनेट। तो M माइनस पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो इसकी सिनर्जिक बॉन्डिंग बैक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी। इस पर फिर जीरो, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये पीछे होगा। सिनर्जिक बॉन्डिंग से क्या होता है, क्वेश्चन कैसा आएगा इस पे देख। मेटल कार्बोनाइल और ऑर्गेनोमेटल कंपाउंड है ना, तो MC होगा, ठीक है ना। तो M और C में क्या होगा, बैक बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि ये सिग्मा से दे रहा है तो पाई से ले भी रहा है, तो ये तो बैक बॉन्डिंग हो गई, पाई कोऑर्डिनेट बैक बॉन्डिंग हो गई ना। तो ये बॉन्ड बढ़ गया पाई वाला, तो पाई वाला बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर बढ़ जाएगा तो बॉन्ड लेंथ घट जाएगी, और बॉन्ड ऑर्डर बढ़ा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। अब यहाँ पे ये सब बढ़ गया तो इस साइड पे क्या जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बढ़ गया तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में क्या जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर घट जाएगा, तो फिर बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। और वो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा नहीं बढ़ती है, 2 से 5% ही बढ़ती है। और ये क्वेश्चन इस पर आता है कि कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड ऑर्डर बताओ, ठीक है ना। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग स्टेबलाइज करती है मेटल को लोअर ऑक्सीजन स्टेट में, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ध्यान रख लियो, कुछ आएगा कभी कॉन्सेप्ट बन गया तो बन गया। फिर बोल रहा है क्वेश्चन में बॉन्ड लेंथ ऑफ कोबाल्ट इज 1.128 एंगस्ट्रॉम। फिर बॉन्ड लेंथ फाइंड करनी है FeCO5 में। तो FeCO5 में इसने सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ठीक है, सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है, ये फ्री स्टेट में था तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई। तो सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई तो इसने कार्बन ऑक्सीजन बीच की बॉन्ड लेंथ पूछी है। तो FeC और O अगर सिनर्जिक बॉन्डिंग प्रेजेंट है तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा, यहाँ बॉन्ड ऑर्डर घटेगा तो बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी। तो 1.28 से ज़्यादा होनी चाहिए, डबल नहीं होगी, कम नहीं होगी, तो कितनी रहेगी, थोड़ी बढ़ेगी, तो 1.12 से 1.15 हो जाएगी। 2.6 तो डबल होगी नहीं और सेम रहेगी नहीं, कम होगी नहीं, ठीक है ना। एक होता है नॉन क्लासिकल लिगांड, जिसे हम बोलते हैं पाई एसिड लिगांड। लिगांड में होता है, लिगांड देता तो मेटल को सिग्मा कोऑर्डिनेट बॉन्ड से है, पर ले भी लेता है, इसलिए बोलते हैं उसको नॉन क्लासिकल लिगांड। और लेता किससे है, पाई से, सिग्मा से देता है, पाई से लेता है। और पाई एसिड लिगांड इसलिए बोला गया क्योंकि बिकॉज लिगांड एक्ट कर रहा है ल्यूइस एसिड की तरह, क्योंकि ल्यूइस एसिड का होता है लोन पे एक्सेप्टर, तो वो क्या कर रहा है, मेटल से पाई इलेक्ट्रॉन या पाई लोन पे एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए से क्या बोला है, पाई एसिड लिगांड। अब नॉन क्लासिकल लिगांड में भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है सिग्मा डोनर पाई एक्सेप्टर, एक होता है पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर। अब सिग्मा डोनर और पाई एक्सेप्टर में भी 2 होते हैं, एक्सेप्टेन ABMO एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक्सेप्टेन वेकेंट डी ऑर्बिटल। तो एक होता है ये डी पाई पी पाई, एक होता है डी पाई डी पी पाई, सॉरी डी पाई डी पाई होगा, एक होगा तरह डी पाई पी पाई, एक होगा डी पाई पी पाई। अब ये कार्बन CN- और NO डी पाई पी पाई होते हैं, क्योंकि कार्बन क्या होता है, कार्बन न्यूट्रॉन सेकंड पीरियड के हैं, सेकंड पीरियड में डी ब्लॉक होता नहीं है, तो डी पाई पी पाई होगा। और ये होते हैं R3P और R3AS, ये क्या होते हैं तेरे थर्ड पीरियड के हैं, थर्ड पीरियड में डी ब्लॉक होगा तो ये डी पाई हो जाएंगे, ठीक है ना। ये पाई लोन पे एक्सेप्ट करते हैं तो डी पाई डी पी पाई, ये पाई लोन एक्सेप्ट करते हैं तो डी पाई से, और ये एक्सेप्ट करते हैं डी पाई पी पाई से। पाई डोनर और पाई एक्सेप्टर का होते हैं C6H6 CH5 - CH2 3 ही होते हैं, याद कर लिए। अब नेमिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डोनर लिगांड को कैसे करते हैं हम, ये होता है ईटा N नंबर ऑफ कार्बन एटम दैट शेयर पाई बॉन्ड। वो कार्बन जो पाई बॉन्ड बना रहा है, क्या बोला मैंने, तो जो पाई बॉन्ड बना रहा है उतने कार्बन बताने हैं। तो इसमें पाई बॉन्ड कौन कौन बना रहा है, कितने कार्बन बना रहे हैं, 2 कार्बन बना रहे हैं ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। और अगर लिगांड क्या हुआ, आयनिक हुआ, तो नाम में इस सफिक्स में इन आइल यूज़ करना है। तो इसमें क्या आएगा तेरा, N2 इथीन आएगा, ईटा इथीन आएगा, ईटा 2 इथीन आएगा, क्योंकि 2 कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं। इसमें कितने 6 कार्बन पाई बॉन्ड बना रहे हैं, तो N6 बेंजीन आएगा, ईटा 6 बेंजीन आएगा। इसमें कितने लोग पाई बेंजीन बना रहे हैं, इसमें अगर ये माइनस बॉन्ड अंदर आ गया तो 3 बॉन्ड हो जाएंगे, तो 5 कार्बन बना रहे हैं, तो पाई साइक्लोपेंटा डाई इन आइल आ जाएगा, क्योंकि ये अनैनिक कॉम्प्लेक्स है। और इसमें कितने बना रहे हैं, 4 बना रहे हैं, तो ये हो जाएगा 4 साइक्लोब्यूटाडाइन, ठीक है। अब स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल और स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर में तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बस ये क्वेश्चन अगर एक भी आया तो एनर्जी ऑर्डर पे ही आएगा, और वो यही में आ रखा है। स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, इसका और ये स्क्वायर प्लेनर वाला सिलेबस में नहीं है, ये वाला सिलेबस में है। और इंपॉर्टेंट कौन सा है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल, जो हम पढ़ चुके हैं T2G वाला। अभी स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल में क्या होता है, स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल का उल्टा होता है। उसमें T2G नीचे था, EG ऊपर था ना, इसमें T2G ऊपर हो गया, EG नीचे हो गया, उल्टा हो गया। और इसमें G नहीं लगाते हैं, सिर्फ EG को E बोलते हैं, T2G को T बोलते हैं।
और ये वाला भी उल्टा हो गया, क्योंकि ऊपर +0.4 हो गया, नीचे -0.6 हो गया। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन फिलिंग क्या होती है, ऑलवेज एक ही ऑर्डर होता है, चाहे वो स्ट्रॉन्ग लिगांड हो या चाहे वीक लिगांड हो। ई से T2 जाएगा, फिर ई जाएगा, फिर T2 जाएगा, क्योंकि इसमें क्या होती है, एनर्जी गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। डेल्टा टी या टेट्राहेड्रल या स्प्लिटिंग एनर्जी इन टेट्राहेड्रल बहुत कम होता है, गैप क्या होता है, बहुत कम होता है। तो इलेक्ट्रॉन आसानी से ऊपर चले जाता है, तो पेयरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो। यहाँ गैप बहुत कम है, तो अगला इलेक्ट्रॉन ऊपर ही भरेगा, चाहे वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग लिगांड हो। पर ऑक्टाहेड्रल में गैप ज़्यादा था, तो स्ट्रॉन्ग होता था तो पेयरिंग होती थी, अगर वीक होता था तो पेयरिंग नहीं होती थी। अब ये बोल रहा है स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर के अंदर एनर्जी ऑर्डर दे रखा है, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में अटैक होता है एक्स वाई एक्सिस में होता है, तो एक्स वाई वालों की एनर्जी बढ़ जाती है। तो ये एक्स वाई वाला है और एक्स वाई वाला है, इन दोनों की एनर्जी बढ़ गई। फिर जेड स्क्वायर वाई जेड और डी एक्स जेड आया है। फिर आता तेरा जॉन टेलर इफेक्ट आता है। इसमें क्या होता है तेरा डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है, डी एक्स वाई डी वाई डी जेड होता है। इसमें क्या हुआ तेरा, इसमें क्या हुआ, एक्स वाई वालों की एनर्जी बढ़ जाती है, लिखा हुआ है ना, गेड़न कर दे। तो क्या बोल रहा है, एक्स वाई वालों की एनर्जी इंक्रीज होती है, तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की एनर्जी बढ़ गई, और इसमें डी एक्स वाई वाला है तो एक्स वाई की एनर्जी ऊपर चली जाती है इलोंगेटेड ऑक्टाहेड्रल में। ठीक है, अब आता है आइसोमेरिज्म। एक क्वेश्चन इससे कंफर्म आता है। आइसोमेरिज्म में दो तरह का होता है, एक होता है स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, एक होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चर के 4 है, आयनेशन, लिंकेज, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेट। स्टीरियो के 2 हैं, GI OI। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है। तो इसमें होता है आयनेशन एनिज्म। आयनेशन एनिज्म में क्या होता है, ऐसे काउंटर आयन जो लिगांड की तरह काम कर सके। काउंटर आयन और लिगांड एक दूसरे की जगह ले सकते हैं, तो बोलेगा कॉम्प्लेक्स दे देगा, तो कॉम्प्लेक्स दे देगा, बोलेगा ये आयनेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक अंदर हो और एक बाहर भी हो। बाहर कभी कभी नहीं देता है, सिर्फ लिख देगा PTNH3CL, तो वो आयनेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, क्योंकि Br बाहर होना चाहिए, क्योंकि वो अंदर जाएगा और वो बाहर जाएगा, तो ये इसकी जगह ले लेगा, जैसे कि ये हुआ है। ठीक है ना, तो जैसे कि दे रखा है PTNH3CL, आयनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि बाहर Cl मतलब बाहर कोई है ही नहीं, तो वो अंदर बाहर कैसे करेगा। PTNH3CL Br आयनेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा, कर सकता है, क्योंकि Br अंदर सकता है, Cl बाहर सकता है। ठीक है, इतना पूछेगा 2 सवाल। ठीक है, अब आता है लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज आइसोमेरिज्म मतलब जब भी एम्बिडेंटेड लिगांड दिखे तो वो क्या हो जाएगा, लिंकेज आइसोमेरिज्म शो कर देगा। अब एम्बिडेंटेड लिगांड कौन से होते हैं तो पता है, वहाँ लिखे हुए हैं। तो जैसे कि NO2 क्या होता है, एम्बिडेंटेड लिगांड होता है, तो ONO- भी इसका एक होगा। और अगर हम इसका एक पूछ ले कितने होंगे, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है एम्बिडेंटेड लिगांड। n इसमें क्या है, एम्बिडेंटेड लिगांड 1 है, तो 2 की पावर 1, तो 2 हो जाएगा, तो मतलब 2 कॉम्प्लेक्स बनेंगे। PTEN SCN NO2 इसमें क्या है, 2 एम्बिडेंटेड लिगांड है, एक ये रहा एक ये रहा, तो 2 की पावर 2 मतलब 4 बनेंगे, ये 4 हो गए। अब होता है तेरा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म या हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। जब H2 होगा तो उसे हाइड्रेट बोलते हैं, जब H2 के अलावा कुछ और होगा तो सॉल्वेट बोलते हैं। डब्बे के अंदर बाहर H2 के मॉलिक्यूल कम ज़्यादा होते रहते हैं, अकर्स टू डिफरेंस नंबर ऑफ H2O प्रेजेंट इन अ कोऑर्डिनेट स्फीयर। तो जैसे कि अंदर H2 के 4 मॉलिक्यूल थे, अब कितने हो गए, 5 हो गए, तो ये क्या कर रहा है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, और कोऑर्डिनेशन नंबर मेंटेन रहे। जैसे कि अंदर 4 है तो यहाँ पे 2 होने चाहिए, यहाँ पे 5 होगा तो यहाँ पे 1 होना चाहिए, तो कोऑर्डिनेशन नंबर दोनों में 6 रहा। तो हाउ मैनी हाइड्रेट आइसोमर्स आर पॉसिबल, तो Cl3 6H2O है, आंसर है 3, क्योंकि अंदर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर्स का 6 मेंटेन करना है। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा, 3 Cl बाहर जाएंगे, फिर 1 Cl अंदर जाएगा, 2 Cl बाहर जाएंगे, फिर 2 Cl अंदर जाएंगे, 1 हो जाएगा। ये क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कैन नॉट ट्रैक वाटर मॉलिक्यूल। अब इसमें जैसे आयंस पूछ लेगा, तो इसमें आयंस तो पता ही है, 1 आयन ही हो गया, 3 आयन ही हो गया, 4 आयन हो गए, तो इसमें 1 आयन ही हो गया, 2 आयन ही हो गए, 1 आयन ही हो गया, 1 आयन ही हो गया, 2 आयन हो गए, तो ABC का ऑर्डर हो जाएगा। कनेक्टिविटी का ऑर्डर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ आयन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कनेक्टिविटी। मोल ऑफ EgCl PBT कौन बनाएगा, 3 Cl बाहर है तो ABC बनाएगा। ऑन रिएक्शन विद कंसंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट पानी खा जाएगा, तो जितने बाहर H2 होंगे उतना ज़्यादा लॉस होगा, तो मास ऑर्डर इन लॉस ऑफ मास बताया, तो वो उल्टा हो जाएगा, क्योंकि बाहर H2 कम है, H2 सबसे ज़्यादा यहाँ पर है, फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, तो उल्टा हो जाएगा, C फिर B फिर A हो जाएगा। फिर चौथा आता है जरा कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। 2 डब्बे के बीच में लिगांड एक्सचेंज होते रहते हैं, अराइजेज ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ लिगांड बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक कॉम्प्लेक्स। तो Ml6 है और Ml-6 है, तो यहाँ पे कितना हो गया, एक L- का अंदर यहाँ पर आ गया और एक इसका यहाँ चला गया। तो अगर 4 मोर नेटेड लिगांड के लिए पढ़ना है हमें, 4 मोर नेटेड लिगांड के अंदर जब लिगांड डिफरेंट हो, जैसे कि सिर्फ ये लिगांड डिफरेंट है,
ठीक है ना। तो जैसे कि एम एल एन है और एम एल एन डैश हो गया, तो एन बाई टू करेंगे कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। अगर बोथ मेटल लिगांड दोनों डिफरेंट हैं तो सिर्फ एन होगा। और इसमें एन क्या है एन क्या है, तो इसमें क्या होगा तेरा, जैसे कि एम एल एन डैश है और ये एम डैश एल एन डैश हो गया। अच्छा, एन मतलब है तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, एन है तेरा कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है ना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 4। तो इसमें क्या तेरा मेटल तो सेम है पर लिगांड डिफरेंट हो गया, यहाँ पे सी एल हो गया, यहाँ पे एन एस थ्री हो गया। तो एन बाई टू लगेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म के लिए, 4/2 2 सी आई हो जाएंगे, ठीक है। और वो 2 सी आई कौन से होंगे, ये होंगे, ये नहीं होंगे, इनके रीजन लिखे हुए हैं। अब एक होता है तेरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर हमें पढ़ना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म भी पूछता है, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी पूछता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म भी पूछता है। तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या होता है, जी आई प्लस ओ आई दोनों होता है। हाँ, सेम केमिकल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्पेशल अरेंजमेंट। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस बनेंगे, टेट्राहेड्रल और स्क्वायर प्लेनर के लिए, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के ऑक्टाहेड्रल। इसके 2 ही टाइप हैं, ठीक है ना। जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करता है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स शो नहीं करता है। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कौन शो नहीं करता है, स्क्वायर प्लेनर। और ये MDK1 है, ध्यान रख लियो। OSPQ और GT से याद रख लियो, नॉट शोन, ठीक है। अब आता था ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। क्या बोला, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अराइजेस होते हैं हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स में मोर देन वन डिफरेंट लिगांड प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सारे लिगांड सेम दिखे तो GI नहीं देगा, ध्यान रख ले। MDJ2 है, MDJ1 याद रख, MDJ2 याद रख। जैसे कि NiCl4 2 है तो ये GI नहीं देगा क्योंकि सारे लिगांड सेम है। और ऑल हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स भी नहीं देते हैं, जैसे कि MA5B नहीं देगा, क्योंकि अगर तो उसको चेंज भी करेगा, बी को कहीं और भी रखेगा तो भी सेम ही आएगा, तो ये नहीं देता है। पर MA4B2 दे देगा, क्योंकि AA फिर AB फिर AB फिर AA फिर और भी केस बन सकते हैं, तो ये GI दे देता है, ठीक है। अब आता है तेरा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। GI मैंने पढ़ लिया, क्या पढ़ा GI में, क्या पढ़ा तूने GI में क्या पढ़ा, तूने GI में पढ़ा कि सिमेट्रिकल और लिगांड सेम दिखे तो GI तो नहीं देगा। अब हेटेरोलिटिक कॉम्प्लेक्स में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो GI अभी नहीं पढ़ा, GI पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, ये पढ़ रहे हैं। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में क्या होता था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में मिरर इमेज आर नॉट सुपर इम्पोज वन अनदर से बोलते हैं एनशियोमर्स, जो ऑप्टिकल एक्टिव पेयर्स होते हैं। अब हम पढ़ते हैं 3 चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में, एक पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल में, और एक पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल में, ठीक है। स्क्वायर प्लेनर OSPQ था, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं देगा, GI देगा। अब GI देगा तो स्क्वायर प्लेनर का कॉम्प्लेक्स होता है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 चीज़ें होती हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 पढ़ना है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पढ़ना है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हैं, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लेनर ऑप्टिकल नहीं देगा, टेट्राहेड्रल ऑप्टिकल नहीं देगा, सॉरी जियोमेट्रिकल नहीं देगा, ऑप्टिकल देगा। ये जियोमेट्रिकल देगा, ऑप्टिकल नहीं देगा। अब स्क्वायर प्लेनर के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर सिर्फ एक फर्स्ट केस में मोर डेंटेड लिगांड देखेंगे। ABCDE मोर डेंटेड लिगांड है, AA सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड है, AB अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड है। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड मतलब डोनर एटम डिफरेंट होगा, जैसे कि ग्लाइसिन हो गया। ग्लाइसिन में एक नाइट्रोजन था, एक ऑक्सीजन डोनर था। सिमेट्रिकल में EN हो गया, ऑक्सीलेटो हो गया। ऑक्सीलेटो में 2 ऑक्सीजन एटम होते और EN में भी दो नाइट्रोजन एटम थे, ठीक है। इन केस ऑफ मोर डेंटेड लिगांड, ठीक है ना। तो जैसे कि MA4 हो गया, किसी को भी चेंज करो GI सेम आएगा, तो क्या आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा, GI 0 हो जाएगा। ये जितने केस है बस उतने लड़ जाए, उससे बाहर नहीं आएगा। तो MA4 है, NiCl4 हो गया, तो किसी को भी चेंज कर सेम ही आएगा, तो GI क्या हो गया 0। MA3B3 A3B में भी वही सेम आएगा, GI 0 हो जाएगा, क्योंकि एक क्या बनेगा, A और A बनेगा, A और AB बनेगा, या AB कर ले, A कर ले, तब भी सेम बनेगा, तो GI क्या जाएगा 0। पर MA2B2 में GI 2 पॉसिबल होंगे, एक सिस होगा, एक ट्रांस होगा। अब सिस ट्रांस कैसे देखते हैं, अभी देख ले। सिस ट्रांस कैसे देखते हैं, कहाँ लिखा था, देखिए समान नहीं होता लेकिन चढ़ती बदौल। हाँ, ये देख, जैसे कि ये A है और ये है, अगर ये अपोजिटली प्रेजेंट है तो ये ट्रांस होगा। क्या बोला मैंने,
ये सिस है तो दो लिगांड एडजेसेंट टू ईच अदर, मतलब सिस क्या होता है 90 डिग्री पे, ये ए और ये ए, ये क्या होगा दोनों के बीच में 90 डिग्री बन रहा है, तो ये क्या होगा तेरे सिस होगा, मतलब सेम साइड पे होगा तो सिस होगा, और अपोजिट साइड पे होगा तो ट्रांस होगा, क्या होगा तेरा ट्रांस होगा। देख ट्रांस लिखा ना, ट्रांस ट्रांस ट्रांस, ये सेम साइड पे सिस ट्रांस, ट्रांस 180 डिग्री पे होगा, उससे 190 डिग्री पे होगा। तो हम देखेंगे अब MA2B2, तो इसमें केस क्या बनेगा, एक तो ए बन जाएगा, बी बन जाएगा, और एक केस और बन सकता है ए बी बन सकता है और ए बी बन सकता है, ठीक है ना। तो ए बी तो बनेगा ट्रांस से, एक बनेगा सिस से, तो दो पॉसिबल हो गए, दो GI। MA2BC से देखेंगे तो क्या बनेगा, ए सी बन सकता है, ए बी बन सकता है, और ए बन सकता है, BC बन सकता है, तो जिसके भी GI दो गए। और स्क्वायर प्लेनर के अंदर MABCD के अंदर सबसे ज़्यादा हाईएस्ट GI होते हैं, ये क्वेश्चन था। इसमें कैसे हो जाएगा जरा, एक तो AD बन जाएगा, एक AC बन जाएगा, एक AB बन जाएगा, तो तीन बन जाएंगे ना, तो 3 GI हो जाएंगे, ठीक है। अब इन केस ऑफ बाइडेंटेड लिगांड में स्क्वायर प्लेनर के अंदर, और बाइडेंटेड लिगांड में भी कौन से, सिमेट्रिकल वाले बाइडेंटेड लिगांड EN और OX-2 में GI क्या होगा, ऑलवेज 0 होगा। क्या समझा, अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होगा उसके अंदर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड दिखा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेगा, 4 आया तो स्क्वायर प्लेनर देखेगा या टेट्राहेड्रल देखेगा। स्क्वायर प्लेनर के अंदर सिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड दिखा तो GI 0 होगा, जैसे कि MAA2 AA, फिर एक आ गया, फिर MAA आ गया, तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जैसे कि PT EN2 EN और E वो आ गया, ठीक है ना। फिर अगर क्या जाएगा तेरा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में स्क्वायर प्लेनर के अंदर अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड के 3 केस आ गए, कौन कौन से, ये 3 आ गए, 9 10 11, और इसमें भी 3 में से 10 वाला 0 है GI, इसमें दो हैं। MAB2 अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड में क्या 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 केस बनेगा, एक तो बनेगा तेरा A और एक बनेगा ट्रांस में AB वाला, और तो ये हो गया, 2 GI हो गए। ABB2 में कैसे बनेगा, AB बनेगा और AB ही बनेगा, तो इसमें सेम ही बनेगा, कोई चीज़ नहीं होगा। देखना, एक तो AB बनेगा और एक ये वाला बनेगा AB, तो सेम ही बनेगा। AB और BB में मत कर दियो, ये नहीं होगा। फिर ABBC देखेंगे तो AB बनेगा, AC बनेगा, तो इसमें भी 2 केस बनेंगे। अब टेट्राहेड्रल वाला क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के अंदर टेट्राहेड्रल वाला GI नहीं देता है, OI देता है, और OI के सिर्फ 2 ही केस हैं। अगर मोनोडेंटेड लिगांड हुआ तो उसमें क्या होना चाहिए, सारे क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ऑल मोनोडेंटेड लिगांड डिफरेंट होने चाहिए, तो करल कार्बन होगा। और अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगांड में MAB2 टाइप होना चाहिए, जैसे कि जेडन ग्लाइसिन 2 मान ले। EN नहीं होना चाहिए, EN हुआ तो सिमेट्रिकल हो गया, वो नहीं होना चाहिए, अनसिमेट्रिकल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे AB लिखा हुआ है, अनसिमेट्रिकल, AA नहीं। तो OI के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 केस बनते हैं टेट्राहेड्रल वाले में, मोनोडेंटेड लिगांड में सब सारे डिफरेंट हो और बट अनसिमेट्रिकल लिगांड में ये वाला हो। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, 4 में स्क्वायर प्लेनर के अंदर सिमेट्रिकल है तो GI 0, अनसिमेट्रिकल है तो 3 केस, और मोनोडेंटेड है तो ये 5 केस, उसमें शुरुआत में 2 0 2 2 3। ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लियो। अब आता था कोऑर्डिनेशन नंबर 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पढ़ लिया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 3 केस है, ठीक है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के अंदर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाला GI भी देता है, OI भी देता है। अगर 2 लिगांड सेम पोजीशन पे प्रेजेंट है ट्रांस पोजीशन पे, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर 2 ट्रांस पोजीशन पे 2 प्रेजेंट हैं सेम पे, तो प्लेनर सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो अभी ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। अगर नॉन को प्लेनर रिंग प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, और 3 रिंग प्रेजेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 निकालियो। फिर देखिए ऑक्टाहेड्रल तो हो गई होगा, उसमें देखियो मोनोडेंटेड लिगांड है, और मोनोडेंटेड लिगांड के ये सारे केस हैं 11 केस। उसमें देखिए कौन सा केस पूछा है, MA6 टाइप का होगा तो GI 0 होगा, क्योंकि चेंज करने में कोई चेंज आएगा नहीं। A5 में भी AB बनेगा, सारा सेम ही आएगा। A4B2 में आएगा 2, फिर MA4BC में 2, MA3B3 में 2, फिर MA3 में 2, और ये 6 के एनसीईआरटी में दिए हैं, बाकी के नीचे के नहीं दिए हैं। और इन 6 के 6 केसों में OI 0 होता। फिर पूछेगा स्टीरियो आइसोमेरिज्म कितने होंगे, तो GI प्लस OI करेगा तो 0 0
सेम जी आई की तरह आ जाएगा यहाँ तक। फिर MA3BCD तो देगा नहीं इतना, तो बहुत ज़्यादा जाएगा। तो इसमें क्या होता है 1 OI आ गया, 4 ही आ गया, तो 4 + 5 स्टीरियोआइसोमर 5 आ गया, इसमें 5 + 1 6 आ गया, ठीक है। तो इसमें देखिएगा तू MA6 टाइप आ गया। तो MA6 टाइप में क्या होगा तेरा, नो GI नो OI सब सेम है। MA5 में हो गया, देख लो। तो ये सारे केस याद कर लियो, 0 0 2 2 2 3 फिर 4 5 6 9 6 और 9 = 15। अब एक ये पूछता है, ये मेरिडियन साइड होती है और नीचे वाले जो बनता है प्लेन उसे बोलते हैं फेशियल, और ये वाली होती है मेरिडियन। तो इसमें पूछेगा तो ये वाली मेरिडियन साइड हो गई, ये वाली फेशियल साइड हो गई बस। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इन केस ऑफ बाइडेंटल लिगांड में 4 ही केस हैं, MA3 वाला, एक ये वाला, एक ये MA2BTC वाला और एक ये वाला। अब MA3 में OI होता है, GI नहीं होता है। और स्टीरियोआइसोमर कितने जाएंगे, फिर 2 जाएंगे, क्योंकि एक OI + एक उसका मिरर इमेज जो इनैंशियोमर होगा, तो स्टीरियोआइसोमर 2 जाएंगे। एग्जाम्पल दे दिया वाला। फिर आता था MAA2B2 वाला, ये पेपर में आया हुआ है 2006 में। तो इसमें क्या होता है, GI इसके 2 होंगे, OI 1 होगा, तो स्टीरियोआइसोमर 3 हो जाएंगे। सिस वाला एक्टिव बनाएगा, ट्रांस वाला एक्टिव बनाएगा। फिर MA2BC वाला सेम एज MAB2 है, 2 GI SAI वही सेम वाला केस है ऊपर वाला। फिर MAB2C2 में 4 हो जाएंगे, GI 3 है, ऑप्टिक ये है। तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में ऑक्टाहेड्रल में बाइडेंटल लिगांड में 4 केस हैं, जिसमें चारों में OI आइसोमेरिज्म सब में 1 है, और GI देख ले 2 2 3 है, पहले वाले में नहीं है, और सब में OI 1 है। अभी सब पढ़ लियो। जॉन टेलर इफेक्ट क्या बोलता है, जॉन टेलर इफेक्ट बोलता है तेरा कि डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, शेप खराब होती है ऑक्टाहेड्रल में। इस जॉन टेलर इफेक्ट से गलती से एक बार क्वेश्चन आया था, वो भी गलती से ही आया था, 30 सालों के अंदर एक ही बार आता है बस। तो ड्यू टू अनसिमेट्रिकल फिल्ड डी ऑर्बिटल, जॉन टेलर इफेक्ट नॉट गिव बाय सिमेट्रिकली फिल्ड डी ऑर्बिटल। स्ट्रॉन्ग जॉन टेलर इफेक्ट का ड्यू टू सिमेट्रिकली ई ऑर्बिटल, और वीक वाला T2G की वजह से होता है। सिमेट्रिकल में क्या होता है, रिपल्शन ज़्यादा होता है, इसलिए जॉन टेलर इफेक्ट नहीं देता है। जॉन टेलर इफेक्ट कब ऑपरेट होता है, जब अनसिमेट्रिकल डी ऑर्बिटल फील्ड हो। तो जैसे कि D0 है, तो इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं भरा, तो ये सिमेट्रिकल है, तो ये D0 नहीं देगा जॉन टेलर इफेक्ट। अब D3 में क्या है तेरा 1 1 1 भरे पड़े हैं, तो सिमेट्रिकल है, तो ये भी जॉन टेलर इफेक्ट नहीं देगा। D5 में वीक लिगांड जब होगा, जब पेयरिंग नहीं होगी, तो 1 1 1 1 1 5 ओवर का सिमेट्रिकल हो गया, ये भी नहीं देगा। D6 के अंदर पेयरिंग हो जाए, जब स्ट्रॉन्ग लिगांड है, पेयरिंग होगी, तो इसमें 6 कैसे बढ़ जाएंगे, सिमेट्रिकल हो गया, देगा, ये भी नहीं देगा जॉन टेलर इफेक्ट। D8 में वीक हो या चाहे स्ट्रॉन्ग हो, पेयरिंग कराएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे कर ले, या स्ट्रॉन्ग लिगांड है तो 1 2 3 4 5 6 फिर 7 फिर 8, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिकल जाएगा, ये भी नहीं देगा। और D10 में सारे बढ़ जाएंगे, तो सिमेट्रिकल वो भी नहीं देगा। इंपॉर्टेंस भी पढ़ लिया, चैप्टर खत्म।